हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 अगस्त और हम 14 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है। हाल ही में भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है? तो ये बना है NIT कालीकट। कौन बना है? NIT कालीकट। भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया और यह केंद्र आई स्टेम पोर्टल का हिस्सा है, जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा समर्थित है। आई स्टेम पोर्टल, जिसे भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र भी कहा जाता है, और एक राष्ट्रीय मंच है जो शोधकर्ताओं को अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक विशिष्ट सुविधाओं को खोजने में मदद करता है। और आई स्टेम उत्प्रेरक जो केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024-25 में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य ने किया है? हाल ही में वर्ष 2024-25 में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य ने किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान राज्य ने मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन किया है। राजस्थान ने 2024-25 में सबसे अधिक मोटे मिलेट उत्पादन किया। इसके बाद महाराष्ट्र जो दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। भारत वर्तमान में दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका ग्लोबल प्रोडक्शन 38.4% का योगदान है। और जुलाई 2025 तक भारत में 2024-25 में कुल 180.15 लाख टन मोटे अनाज का प्रोडक्शन किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक था। जो अन्न श्री योजना है, श्री अन्न योजना के नाम से प्रसिद्ध मोटे अनाज छोटे दानों वाले अनाजों का एक समूह है जो अपने असाधारण पोषण और अनुकूलशीलता के लिए जाना जाता है। भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने खाद्य और पोषण सुरक्षा में मोटे अनाज के महत्व को स्वीकार करते हुए वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया था। किसको? वर्ष 2023 को। क्योंकि ये जो मोटे अनाज होते हैं ये प्रोटीन, विटामिन, खनिज से भरपूर होते हैं और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इसे शुगर और सीलिएक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और इसके पोषण गुण इसे गेहूं और चावल से बेहतर बनाते हैं, जिसे इसे पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 18वें अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 12 अगस्त से मुंबई के अंदर शुरू हुआ है, जिसमें 64 देशों के 300 से ज़्यादा हाई स्कूल स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। और होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा यह आयोजित ओलंपियाड जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के अंदर आयोजित किया जाएगा। और उद्घाटन समारोह में सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट अजीज कैम्बवी भी इसके अंदर शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मल्टीनेशनल कंपनी को पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है? हाल ही में किस मल्टीनेशनल कंपनी को पहला विदेशी रेल प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है? तो ये मिला है BEML को। इसको मिला है BEML को। BEML लिमिटेड जो एक रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी है, जिसे रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध जीता है। ये परियोजना, जिसकी कीमत $1 मिलियन है, मलेशिया से मिली है। और इसमें देश की मास रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली से रेट्रोफिट और पुनः कंडीशन का कार्य शामिल किया गया है। कंपनी 9 अगस्त 2025 को शेयर बाजारों को सूचित किया कि उसे मलेशिया की MRT नेटवर्क की परिचालन दक्षता और आयु बढ़ाने के लिए रेट्रोफिटिंग
और पुनः कंडीशनिंग सेवाओं का ऑर्डर मिला है। बात करें BEML के बारे में तो BEML एक शेड्यूल मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी जो भारत के रक्षा, रेल, ऊर्जा खनन और विनिर्माण क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती है और तीन मुख्य वर्टिकल के तहत काम करती है। रक्षा एवं एयरोस्पेस के अंदर, और खनन एवं विनिर्माण के अंदर, और रेल एवं मेट्रो के अंदर। इन तीन प्रमुख वर्टिकल के तहत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है? किस राज्य ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो ये की है तमिलनाडु। किस राज्य ने की है? तमिलनाडु राज्य ने राज्य शिक्षा नीति जारी की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से राज्य शिक्षा नीति जारी की, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के राज्य विशिष्ट विकल्प के रूप में तैयार किया जाएगा। और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति मुरुगन की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय समिति ने एक वर्ष से अधिक के कार्य का परिणाम है और इस नीति में तमिलनाडु की द्विभाषी प्रणाली को पुनः पुष्टि की गई है और NEP के त्रिभाषा फॉर्मूले को अस्वीकार किया गया और समावेशी विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा और बढ़ावा देने के लिए छात्र अनुकूल सुधारों का इसके अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। द्विभाषी नीति को तो बरकरार रखा गया है और स्नातक प्रवेश में कॉमन स्टूडेंट टेस्ट नहीं होंगे। निचली कक्षाओं में सार्वजनिक परीक्षाओं का विरोध भी नहीं। जो कक्षा 3, 5 और 8 में सार्वजनिक परीक्षाओं के ENP के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। उच्च ड्रॉप आउट दर यानी व्यवसायिक और सामाजिक न्याय पर प्रभाव को चिंता तय गई है और विज्ञान, AI और अंग्रेजी पर जोर दिया गया है। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना है? हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है रूस। कौन सा देश बन गया है? रूस बना है। 3 जुलाई 2025 को रूसी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा लिया और जिसने पूर्ण राज्य राजनयिक मान्यता का रास्ता साफ हो गया। और इस कदम के तहत रूस ने काबुल में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नियुक्त अफगानिस्तान के नए राजदूत उल हसन के क्रेडेंशियल को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। तो तालिबान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान के विरोध में अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी कौन है? तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री कौन है? आमिर खान मुत्ताकी ने कहा है कि रूस की मान्यता अन्य देशों के लिए अनुसरण करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो ये रूस ने ये घोषणा की है उसने स्वतंत्र रूप से। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? हाल ही में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद का अंदर। कहाँ किया गया है? हैदराबाद का अंदर। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी विभाग के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद के तहत एक प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में देश की पहली पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया है। ये एक अत्याधुनिक सुविधा है जो विभिन्न पशु प्रजातियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्टेम कोशिकाओं को संग्रहित और संरक्षित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इक्वेटर पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इक्वेटर पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए? तो ये किए गए 10। कितने किए गए? 10। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत 2025 के अंदर इक्वेटर पुरस्कार 10 विजेताओं को प्रदान किए गए हैं, जिसमें 9 देशों के स्वदेशी और स्थानीय समुदाय शामिल है और इन विजेताओं को प्रकृति आधारित समाधानों का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। और इस साल के विजेताओं के अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और तंजानिया भी शामिल है। और भारत देश है इसके अंदर बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ नामक एक महिला नेतृत्व वाली पहल को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये समूह 30 गाँवों में 5000 से अधिक किसानों को मोटे अनाज की खेती, बीज बैंक और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। और पुरस्कार
विजेताओं को $10,000 का नगद पुरस्कार और एक ऑनलाइन समारोह के अंदर मान्यता दी गई है। कितनी? $10,000 का नगद पुरस्कार और एक ऑनलाइन समारोह के अंदर परमिशन दी गई है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की है? भारतीय नौसेना ने किस राज्य में सूर्य द्रोणानाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारतीय सेना ने सूर्य कमान ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के सुमुडो में एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथन 2025 का आयोजित किया है और इसका उद्देश्य स्वदेशी ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और रक्षा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है। प्रतियोगिता में फ्रीलांसरों, स्टार्टअप और मूल उपकरण निर्माता को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटोस सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? किस राज्य ने 8,146 करोड़ रुपए की टाटोस सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दिए अरुणाचल प्रदेश ने। किसने दिए? अरुणाचल प्रदेश ने। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में 700 मेगावाट की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण हेतु 8,146 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी और टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 700 मेगावाट होगी और 175 मेगावाट की 4 इकाइयों में विभाजित किया जाएगा और इसे हर साल 2,738 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा और परियोजना का क्रियान्वयन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा और अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश को 12% मुफ्त बिजली दी जाएगी और स्थानीय क्षेत्र विकास कोष के लिए 1% बिजली प्राप्त होगी और जिसे सीधे सामुदायिक कल्याण और स्थानीय विकास परियोजनाओं को वित्तपोषण मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कैबिनेट ने किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दिए ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इन 3 राज्यों के अंदर दी गई है, ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। इसके अंदर जो कुल स्वीकृत परियोजनाएं रहेगी वो 10 रहेगी। तो पहले 6 की परियोजना सहित है और इसके अंदर कुल निवेश 1.60 करोड़ रुपए का होगा। प्रत्यक्ष रोजगार 2,000 से अधिक कुल कुशल पद मिलेंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार के अंदर हजारों अवसर भी दिए जाएंगे और लक्ष्य क्षेत्र है कि जो दूरसंचार है, ऑटोमोबाइल है, डेटा सेंटर है, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा, इन क्षेत्रों के अंदर जो 4 नई कौन सी है? तो SICSEM प्राइवेट लिमिटेड जो ओडिशा के अंदर है, इसी जो इन्फो वैली भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब बनाया जाएगा और इसके अंदर ये रक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, डेटा सेंटर, सोलर इन्वर्टर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इनका उपयोग करेगी। फिर है 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक ओडिशा। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग और अमेजिंग ग्लास एक्सपेंट निर्माण होगी जिसके अंदर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमोबाइल, फोटोनिक्स, रक्षा, इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। फिर आती है ASIP टेक्नोलॉजीज जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो इसकी साझेदारी होगी APSCAT कंपनी लिमिटेड जो दक्षिण कोरिया की है और क्षमता रहेगी 9.6 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष। उत्पादन करेगी मोबाइल फोन का, सेटअप बॉक्स का, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता उपकरणों के लिए सेमीकंडक्टर घटक करी। फिर चौथी आती है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पंजाब के अंदर है, मोहाली के अंदर उच्च शक्ति उपकरण बनाएगी इस प्रकार के और इसकी जो क्षमता रहेगी वो 15.8 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष। उपयोग यानी कि किन चीज़ों को बनाएगी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, नवीकरणीय ऊर्जा, पावर कंजर्वेशन, संचार प्रणाली, इस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करेगी। परियोजना का जो रणनीतिक महत्व है वो है कि पहला SIC कंपाउंडिंग फैब है जो उच्च प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास पूरी उड़ीसा और उत्तर के अंदर पंजाब और दक्षिण के अंदर आंध्र प्रदेश में विस्तार किया जाएगा।
आयात का इसे विदेशी सेमीकंडक्टर आयात पर निर्भरता घटेगी और वहाँ से जो सेमीकंडक्टर है उसकी कमी आएगी। वैसे प्रतिस्पर्धा भारत को एशिया में संभावित चिप निर्माण हब के रूप में स्थापित करने का जो लक्ष्य है तो पूरा किया जाएगा। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और महाराष्ट्र राज्य के सनातन वरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया जाएगा और 15वीं भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। IIT दिल्ली ने IIT गांधीनगर के साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है और महाराष्ट्र राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों की समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है और सिक्किम राज्य ने नारी अदालत शुरू की है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने फिलीपींस को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।